धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आपको पता है पिछले कई दिनों से धाकड़ खबर कोर्ट संबंधित खबरों का बुलेटिन आपके सामने नहीं रख रहा था। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, भैया कोर्ट बुलेटिन है क्या? क्योंकि आपको बता दें, मीडिया की दुनिया में, चाहे वो अखबार की दुनिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया हो, उसमें कोर्ट बुलेटिन का इनिशिएटिव आप धाकड़ खबर के नाम दर्ज कर सकते हैं, वरना आपको ऐसी खबरें कहीं और नहीं मिल पाती हैं। तो आज के बुलेटिन की क्या है 7 खबरें, वो बताने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में, या यूं कहें कि आज़ाद सहाफ़त के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका या रोल अदा कर रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए या फ़ोनपे या पेटीएम के ज़रिए हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्या करें, भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो हैं नहीं, जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा पैसा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का धंधा या राजनीतिक पार्टियों का धंधा पानी लगा हुआ है। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, धंधे की बात की तो धंधेबाज से जुड़ी हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम जानते होंगे, अनिल अंबानी की कंपनी है। क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पे की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक बात बताओ, जो कंपनी 2 साल पहले 37,000 करोड़ की मालिक बता रही थी खुद को, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स बता रही थी कि उसके पास 37,000 करोड़ के हैं, 2 साल में वो 10,000 करोड़ की कैसे रह गया? क्यों कर हो गया भाइयों? यूं तो बता दो। तो आज काफ़ी दिलचस्प मामला सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। 2 साल में कहाँ गई रिलायंस कम्युनिकेशन की संपत्ति? 37,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ दिवालिया कैसे दिखाएंगे? लोगों का पैसा कैसे दिवाएंगे? साहब हम तो बर्बाद हो गए, दिवालिया हो गए, हमारे पास तो कुछ है ना जी। हज़ारों लाखों करोड़ लेकर ऐसे ऐसे बड़े इंडस्ट्री बैठ जाते हैं, और जो गरीब है उसकी कमाई का ही असल पैसा होता है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं खड़े होकर, अरे इनकम टैक्स कितने लोग दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं देश में। बकवास करते हैं वो लोग। सुनिए मैं आपको बताता हूँ। सुबह आप उठे, वॉशरूम गए, निकल के आए, आपने हाथ धोया साबुन से या हैंड वॉश से, वहीं से आपने टैक्स देना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने ब्रश यूज़ किया, पेस्ट यूज़ किया, वहाँ से आपने टैक्स देना शुरू कर दिया। फिर आप नहाए, शैम्पू साबुन यूज़ किया, वहाँ से आपने टैक्स देना शुरू कर दिया। बाहर निकले, क्रीम लगाया, तेल लगाया, फिर आपने टैक्स देना शुरू कर दिया। इसके बाद आप पहुंचे किचन में, आपके लिए नाश्ता बन रहा है, गैस जल रही है, वो भी टैक्स के पैसे देकर आइए। और उसके बाद आप बाइक और कार स्टार्ट करते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, तो वो भी आपने पैसे टैक्स के देकर ख़रीदी है। और उसमें जो डीजल पेट्रोल चल रहा है उससे भी आप जो है टैक्स देकर लिए हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि टैक्स नहीं देते, हर आदमी रोज़ाना सैकड़ों रुपए का टैक्स देता है, और सरकार अगर कोई चीज़ मुफ्त में देती है तो एहसान नहीं करती, कोई अपने बाप के घर से नहीं लाता। मैं तो उन लोगों पे बड़ा गुस्सा करता हूँ, प्रधान जी ने जी हमारी गली बनवा दी जी, प्रधान जी ने हमारी गली में लाइट लगवा दी, लाइट मतलब लाइट समझते हैं ना, ऊपर लगा देते हैं मरकरी, लाइट लगवा दीजिए, हमारे एहसान कर दिया। प्रधान जी अपने बाप के घर से लाया, ज़मीन बेच के लाया, सरकार के पैसे हैं, टेंडर किया 500 का, उसमें से 300 लगवाई, 200 तो खुद ही खा गया। उसका कोई धंधा चल रहा, चुनाव में पैसे कहाँ से खर्च करे थे उसने। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो इन सब धंधेबाजों का ये हाल होता है। लोगों को कहते हैं भाई वो टैक्स नहीं दे रहे जी, टैक्स चोरी कर रहे हैं। जिस कंपनी की संपत्ति 2 साल पहले 37,000 करोड़ थी, आज उसकी संपत्ति 10,000 करोड़ कैसे रह गई? ये तो बड़ी हैरत की बात है, हमें समझ नहीं आ रहा। इस बारे में अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे सामने पेश करिए। और अगर आप दिवालिया हो चुके हैं तो सरकार से भागे, कहता है कोर्ट, तो क्यों ना ये पैसा जो इस पर रिलायंस कम्युनिकेशन पर बना हुआ है वो जियो यानी कि रिलायंस जियो से क्यों ना वसूला जाए। क्योंकि अपनी रिपोर्ट में रिलायंस जियो और ये रिलायंस कम्युनिकेशन कहता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो पूरा नेटवर्क था वो शेयरिंग कर रहा है जियो, तो क्यों ना जियो से वसूल लिए जाए। बता दें आपको, एजीआर की वसूली के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सुनवाई चल रही है, और उसी सुनवाई के दौरान आज जस्टिस जो हैं अरुण मिश्रा की जो बेंच थी, और उनके साथ जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया, सोनी इरेक्शन का मामला था, जब ये भुगतान नहीं कर रहे थे रिलायंस कम्युनिकेशन वाले, उस वक्त जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो कंपनी आके बता रही थी 2018 में कि हमारे पास तो जी 37,000 करोड़ की संपत्ति, और अब जाके आप बता रहे हो कि तुम्हारे पास तो 10,000 करोड़ की संपत्ति है। 27,000 करोड़ की संपत्ति आखिर चली कहाँ गई है? ये टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी की है, और इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। अब देखेंगे आगे इस मामले में होता क्या है। लेकिन भाई कुछ भी कर सकें जी, कभी मालदार दिखा दें, कभी गरीब दिखा दें अपने आप को, उनकी माया वही जाने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ही ये अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि 14 सितंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए। बता दें आपको, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 10 अगस्त से शुरू हुए हैं, 31 अगस्त तक हो रहे हैं। वो हैं ओपन बुक एग्ज़ाम। तो ओपन बुक एग्ज़ाम जो जहां हैं वहीं अपना ओपन बुक एग्ज़ाम उसके ज़रिए दे रहा है। लेकिन अब इसके अलावा एक भौतिक एग्ज़ाम होना है, भौतिक परीक्षा होनी है, वो फिज़िकली आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उस मामले पर जो है सुनवाई कर रही थी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और उनके साथ जस्टिस एस प्रसाद की बेंच। और इन्होंने सुनवाई करने के बाद आज जो बड़ा आदेश जारी किया है वो कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 14 सितंबर से एग्ज़ाम कराए फाइनल ईयर के। इस बेंच का साफ कहना है कि भौतिक रूप से जो एग्ज़ाम कराया जाना है और उसके भौतिक रूप से जो बच्चों को पेश होना है उसके लेकर तमाम तैयारियों और उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा कोर्ट के सामने जल्द से जल्द पेश करे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आखिर करेगी कैसे। ये भी बताए कि जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं वो कोरोना के चलते दिल्ली से दूर चले गए हैं या और भी स्टूडेंट जो दिल्ली से दूर चले गए हैं वो वापस आएंगे तो कैसे दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल भी बंद है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ भी तमाम तरीके से नहीं चली। आपको पता है दिल्ली में मेट्रो वेट्रो नहीं चलती है इन दिनों, तो उनके रहने और आने जाने की व्यवस्था कैसे बनेगी, उनसे किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा और क्या मुमकिन है कि जो जहां है वो वहीं से एग्ज़ाम दे दे और मान लिया जाए कि ये भौतिक एग्ज़ाम है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है। लेकिन फाइनल कर दिया कि 14 सितंबर से एग्ज़ाम कराए जाए। व्यवस्थाओं का पूरा ब्यौरा कोर्ट ने तलब किया और कहा है कि तमाम डाटा तैयार किया जाए, कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग दिल्ली में हैं और कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसी मामले से जुड़ी हुई एक पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में और थी, उस पर सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और उनके साथ जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने ये क्या मामला था वो सुन लीजिए। यूजीसी ने ऑर्डर जारी कर रखा है कि 30 सितंबर तक तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं पूरे देश भर के उसमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएं। उसके खिलाफ कई राज्य जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, कोरोना के दौर में इसको रद्द किया जाना चाहिए और उनके जो हाल फिलहाल के जो एग्ज़ाम हैं, थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं या लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है उसके आधार पर उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। जैसे सीबीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में किया है और एनसीईआरटी ने हाई स्कूल में और आईसीएसई, सॉरी एनसीईआरटी बोल गए, आईसीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए किया है, वैसा ही यहाँ भी करना चाहिए। तो उस मामले पे सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई आज पूरी कर ली है। अब कोर्ट ने कहा है जो भी आप लोगों ने अपनी दलीलें दी हैं 3 दिन के अंदर अपनी दलीलें लिखित में कोर्ट के सामने पेश कर दें। यानी कि मान के चलिए कि आज 18 है तो 21 से पहले तो कोई फैसला आने वाला ना, 21 के बाद ही कोई फैसला आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसमें फैसला क्या सुनाएगा। काफ़ी दिलचस्प यहाँ बहस देखने को मिली है। कल की खबर आपको मिली गई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें जेईई और नीट NEET के एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन उसमें फाइनल हो गया है कि वो सितंबर में होगा जो भी जेईई का और नीट का एग्ज़ाम होने वाला था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एम्स में क्यों नहीं की जा रही है सर्जरी, दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है जवाब। कानपुर की एक महिला यानी कि उत्तर प्रदेश की एक महिला पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने कहा साहब मैं बीमार हूं, मेरी सर्जरी होनी है और मेरी जैसी हज़ारों की तादाद में महिलाएं हैं जिनकी सर्जरी होनी है, लेकिन एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, हिंदी में भी बता देता हूँ आपको, वो कह रहा है जी हमने तो सर्जरी बंद कर रखी जी कोरोना की वजह से, अब आप आदेश जारी करो ताकि वहाँ पर सर्जरी शुरू हो जाए तो हमारा वहाँ पर इलाज हो। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो एम्स जो है पहुंच गया। उसने कहा साहब कोरोना की वजह से बंद कर रखा हमने, क्या करें हम। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ऐसा है, ये मौखिक तो बोल ले मत, यहाँ लिखित में लेके आ, शुक्रवार तक यानी कि जुमे के दिन तक लिखित में लेके आ कि तूने क्यों बंद कर रखा और कितने डिपार्टमेंट में बंद है। ठीक है, तो अब कोर्ट ने लिखित में जवाब तलब कर लिया है। शुक्रवार तो एम्स को ये जवाब देना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट जो जितने भी तमाम विभागों के अंदर सर्जरी सेवा बंद है उसको शुरू कराएगा या फिर एम्स की बात मानेगा जी कोरोना के चलते बंद कर रखी जी हमने तो जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी खबर आज की है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पीएम केयर्स फंड की जो राशि है, जो पैसा है, जो वहाँ रुपये इकट्ठे हो रहे हैं ना जी, वह एनडीआरएफ को दिलवा दो जी।
ऐसी मांग की गई थी, उसे खारिज कर दिया कोर्ट ने और कहा कि भाई हम तो ना करते, या पैसा उधर से उधर। जस्टिस अशोक भूषण की जो बेंच है आज उसने उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसकी सुनवाई करने के बाद उसने उसको फैसले के लिए रिजर्व कर रखा था। आज फैसला सुनाते हुए पिटीशन खारिज कर दी। बता दें, मांग की गई थी कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया वो एनडीआरएफ को दे दिया जाए। अब ये फैसला आने के बाद बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही। जेपी नड्डा ट्वीट कर रहे हैं कि अरे जी देखा, कांग्रेस वालों को, राहुल गांधी को फिर बेनकाब होना पड़ा, फिर मुंह की खानी पड़ी। वो चाह रहे थे पीएम केयर्स फंड का पैसा जी एनडीआरएफ में दे दे, क्यों कर देते, हम तो ना देते। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हमारी बात पे मोहर लगा दी। काफ़ी खुश हो रहे वो इस बात को लेके और तरह तरह की बातें कर रहे। हो सकता है शाम को भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस पर प्राइम टाइम शो करने लग जाए। काम तो कुछ है नहीं, जो ऑर्डर मिलता है ऊपर से वो ही करते हैं। ठीक है, रिंग मास्टर है इनके पीछे कोई, वो इन्हें नचा रही है, कूद रहे हैं और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत भूषण के बाद अब स्वरा भास्कर के खिलाफ भी दाखिल किया जा सकता है अवमानना का केस, या चलाया जा सकता है अवमानना का केस, या चलना चाहिए अवमानना का केस, कुछ भी आप कह सकते हैं। बता दें आपको, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाली एक महिला है जिनका नाम है उषा शेट्टी। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को मुंबई कलेक्टिव प्रोग्राम में दिए गए स्वरा भास्कर के एक बयान को आधार बनाकर ये कहा है कि साहब वो जो बयान दिया ना, और उन्होंने अदालतों के बारे में बोला, यह अदालतों की अवमानना है जी। और जैसे प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का केस चल रहा, वैसे स्वरा भास्कर के खिलाफ भी अवमानना का केस चलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ टेक्निकलिटी में फंस गई है। अब टेक्निकलिटी क्या है वहाँ समझ लो आप। अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट में 2 कंडीशन में चल सके जी। या तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले, जैसे प्रशांत भूषण वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वतः संज्ञान ले लिया और सुनना शुरू कर दिया, और उसमें सुनवाई कंप्लीट होगी और 20 तारीख का वो फैसले पर रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रशांत भूषण है उन पर जुर्माना सज़ा क्या लगा जाती है। या दूसरा तरीका ये है कि आपको जाना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल के यहाँ, अटॉर्नी जनरल के यहाँ दरख्वास्त लगानी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा साहब स्वरा भास्कर के खिलाफ या किसी और के खिलाफ अवमानना का केस चलाना है, तो वो मंजूरी देंगे अटॉर्नी जनरल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले को एंटरटेन करेगा, सुनेगा अवमानना के मामले को। तो इस मामले में इन्होंने जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पास एक पिटीशन, अपनी अर्जी भेज दी है। अब देखते हैं उस अर्जी पे क्या डिसीजन होगा। बता दें आपको, सीए आंदोलन के दौरान स्वरा भास्कर खुलकर इस सरकार के खिलाफ बोली हैं, आंखों में आंखें डाल के बात की है, जिसके चलते सरकार समर्थित लोगों के वो निशाने पे हैं। और बाकायदा जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, उस पर तो ट्रेंड चलाया जाता है, बस स्वरा भास्कर को गिरफ्तार कब करोगे, गिरफ्तार करके या को भी जेल में डाल दो। बोलने वाला एक आदमी बाहर न रहे, हमें बर्दाश्त नहीं है हमारे खिलाफ कोई बोल ले, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता इससे घट जा। वैसे तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो हैं आए दिन सर्वे दिखा दिखा के बताते रहे कि भाई मोदी जी का जो है वो ग्राफ ना घट रहा। फेसबुक पे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा जो पर्सनल फेसबुक है ना जी, महीनों सालों हो जाए जी, मैं तो अपडेट ना करता, मुझे तो बीमारी सी लगे है। फ़ोन कर लें ना लोग, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगे, कोई सामने आ जाए या मैं किसी के पास चले जाऊँ उससे बात करना अच्छा लगे। ये क्या है जी, टुक टुक लिखते रहो जी, हमारे तो बस की है नहीं। हालांकि मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, धंधा है, मुझे वहाँ भी एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे धाकड़ खबर जो है ट्विटर पर आपको एक्टिव नहीं दिखाई देगा, फेसबुक पर उतना एक्टिव नहीं दिखाई देगा। क्या करें जी, देसी आदमी देसी ढाल में जीना चाहें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है और आपके लिए एक नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है भविष्य में। एक ड्राइवर थे एयरफोर्स के अंदर, नाम है उनका सोनू। वो वहाँ से रिज़ाइन करके सहायक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन साहब उनका मामला फंस गया। उन्हें एयरफोर्स छुट्टी नहीं दे रहा था। अब छुट्टी नहीं दे रहा था तो प्रोफेसर नहीं बनना चाहते। वो पहुंच गए हाईकोर्ट, उन्होंने जाके कहा साहब बताइए, मैं वहाँ 3rd क्लास का कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ 1 क्लास का कर्मचारी होने जा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर मैं बन जाऊँगा हरियाणा के कॉलेज के अंदर, लेकिन वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे। बताओ, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जो संविधान ने मुझे अपना तरक्की करने का जो अधिकार दिया है, ये तो उसका भी लूँगा ना। कोर्ट ने माना, हाँ भाई ठीक कह रहा भाई, तेरी बात को मान लेंगे। कोर्ट ने माना और एयरफोर्स को कहा कि भाई अगर ये रिज़ाइन करना चाहते हैं तो इनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया जाए और इनको प्रोफेसर बनने दिया जाए, क्योंकि ये इनका एक संवैधानिक अधिकार है और तरक्की करना इनके पास अपना एक संवैधानिक अधिकार भी है। तो उसके बाद ये इनका रास्ता साफ हो गया है। और साथ में कोर्ट ने जो कहा, मान लेते हैं कि कोई आपका स्पेशल वाहन चलाते होंगे, लेकिन हैं तो ड्राइवर ही ना, और यहाँ ये प्रोफेसर हैं, तो समाज में ड्राइवर की क्या इज्जत है, क्या सम्मान है, उसके मुकाबले प्रोफेसर की क्या इज्जत है, क्या सम्मान है, सबको पता है। तो इन्हें अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
आखिरी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे लोग कम पैदा होते हैं पर कुछ करते हैं तो चर्चाओं का विषय भी बन जाते हैं। एक वकील हैं, नाम है उनका दीपक कंसल। उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने कहा साहब बड़े बड़े जो वकील हैं ना, उनके केस तो जल्दी से लगा दो, लिस्टेड कर दो जी, और उनके मामलों पर सुनवाई भी कर दो, और जो छोटे मोटे वकील हों उनके मामलों को सुनते नहीं हैं। कोर्ट ने कहा भैया दीपक कंसल जी, अभी तक आप 30 से ज़्यादा PIL यानी कि जनहित याचिका लगा चुके हैं और सब पे हम लोगों ने सुनवाई की है, और आप ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, गलत है। आपके पिटीशन को खारिज किया जाता है और आप पे मामूली रूप से यानी कि सांकेतिक तौर पर दिखावे के लिए 100 रुपये का जुर्माना ठोक दिया जाता है। वकील ने कहा जी ठोक दो, पिटीशन खारिज कर दो, कोई बात नहीं। वकील ने जो अपना वकीलों वाला ग्रुप था उसमें लिखा भाई सबके पास अठन्नी है ना, जानते हो ना अठन्नी, अठन्नी चवन्नी पुराने बालक ना जानते होंगे, 50 पैसे बता देते हैं। चवन्नी कहते थे 25 पैसे को, अठन्नी कहते थे 50 पैसे को। तो कहा कि भैया अठन्नी चाहिए, तो अठन्नी इकट्ठी करी 200। भाई सभी तो 100 रुपये बनेंगे, यानी कि 50 के 200 सिक्के इकट्ठे करे और ले जाके कोर्ट में जमा करा दिए। लो जी माई बाप, 100 रुपये का जो जुर्माना हमारे पे लगाया था ये हम जमा कर रहे। तो वकील ने भी नहले पे दहला करने की कोशिश की और इस तरीके से चंदा उठाकर ये जुर्माना जमा कर दिया। लेकिन ये स्टंट भी हो सकता है अपने आप को फेमस कराने के लिए। आप लोग जानते हैं ये तमाम तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनकी वकालत वकालत तो चलती नहीं है। जॉली LLB आपने देखी होगी, भाई PIL दाखिल कर दे, बड़ा वकील बन जाएगा। वैसे तो ज़िंदगी भर बहुत से वकील ऐसे होते हैं, आप कोर्ट कचहरी के बाहर जाइए। मैं एक बार कोर्ट चला गया इत्तेफाक से, मुझे क्या पता दिल्ली की कोर्ट का ये हाल हो चुका है। मैं गया, जैसे गेट पर पहुंचा, भाई साहब बताओ चालान। अरे नहीं भैया मैं तो किसी वकील से मिलने आया हूँ। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ यार, वो माँ बाप जो अपने बच्चे को LLB कराते हैं, क्या करें, शाम को घर में 100-200 तो लेके जाना है ना। इसमें बुरा मत मानिए कि बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैकेनिज़्म कुछ है नहीं। अब देखिए इस लॉकडाउन के दौरान वकील कितने बेरोज़गार हैं, उनका घर कैसे चल रहा होगा। क्या सरकार की तरफ से क्या बार एसोसिएशन चलवा देगी? ना जी, वो तो जब उनके यहाँ चुनाव होगा ना उसी टाइम हलवा पूरी कढ़ाई चढ़वा देगी और पिछले दरवाजे से पिलवा भी देगी जी, व्यवस्था करके। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलग से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।